हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारतीय समाज के लक्षण। देखिए, भारतीय समाज के क्या लक्षण है? क्या यहाँ पर एकता में अनेकता है? क्या इसमें इसमें कोई दो राय है? तो यही बात हम जानेंगे कि भारतीय समाज के लक्षण क्या है। हमारे समाज को एक परंपरागत और आध्यात्मिकता पर आधारित समाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी हमारा समाज जो है एक परंपरागत है और एक आध्यात्मिक पर आधारित है। कहते हैं भौतिक उन्नति को कम महत्व दिया गया है, यानी भौतिक उन्नति को नहीं इतना महत्व दिया जाता है। वर्तमान में वस्तु तीव्र गति से बदल रही है और आज हम प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा आधुनिक राष्ट्र के रूप में निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। कहते निर्वाणवाद रूप से जो हिंदू जीवन पद्धति, जिसमें जो है सहनशीलता, अहिंसा जैसे विचारों ने राष्ट्र को वर्तमान स्वरूप दिया है, वहीं विभिन्न धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई और पश्चात सत्य के प्रभाव के बावजूद भारतीय जीवन पद्धति निरंतर रूप से बदलते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं हमारे भारतीय समाज के अपना एक लक्षण है, जहां पर परंपरागत और आध्यात्मिक रूप से हम जाने जाते हैं। हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है और आधुनिक राष्ट्र के रूप में अग्रसर है। कहते हैं जिसमें सहनशीलता, अहिंसा और जैसे विचार ने राष्ट्र के वर्तमान स्वरूप को दिया है। और इसमें जो है आप देखोगे तो कई तरह के धर्म भी यहाँ निवास करते हैं, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो हर धर्म को जो है यहाँ पर लोग विद्यमान हैं और सभी की अपनी विचारधारा भी है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर अनेकता में भी एकता का रूप देखने को मिल सकता है। कहते हैं हर एक व्यक्ति को जो है एक धर्म समझना चाहिए, एक रूल रेगुलेशन जानना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक है। तो कहते हैं राष्ट्र के रूप में हमारा धर्म एक है। बेशक ही आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन कहते हैं राष्ट्र के रूप में तो आप एक ही राष्ट्र के व्यक्ति हो। तो अपने राष्ट्र के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहो कि ये जितना हो सके तरक्की पे के बुलंदी को छू सके। और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी होना चाहिए। जो भारत के नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने देश की प्रगति में सदैव ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहे। कहते हैं परंपरागत हिंदू समाज का विश्वास प्रदंत प्रसिद्धि में रहा है। प्रसाद की अवधारणा इस समाज में जीवन को मार्गदर्शन भी देती रही है। इस जीवन के पुरुषार्थ के तपश्चात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ने ले लिया है। जीवन के इन चार उद्देश्यों को विचारकों ने चार आश्रम में बांटा भी था, जिसके विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। इसमें जो है ब्रह्मचार्य अवस्था, गृह अवस्था और वनप्रस्थ अवस्था और सन्यासी, क्योंकि इन्हीं से जो है हमें चार रूपों में हमें विभक्त किया गया था। कहते हैं जीवन के जो स्टार्टिंग रूप होते हैं, जहाँ पर हमें शिक्षा प्राप्त करना होता है, वो ब्रह्मचार्य अवस्था कहलाती है। जब ब्रह्मचार्य अवस्था से हम निकलते हैं तो हम गृह अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर हम मैरिज करते हैं और संतानों की उत्पत्ति करते हैं। उसके पश्चात जब संतान बड़े हो जाते हैं तो हम वनप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। जब ये शिक्षा प्राप्त हो जाता है, बच्चों को दे देते हैं, तो फिर हम संन्यास होकर अपना जीवन जो है ईश्वर में लीन करके अपना जीवन लीला को जो है खत्म करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं इस चार आश्रमों के अतिरिक्त ऋण की अवधारणा भी है। यह ऋण जो है ईश्वर को चुकाना होता है। इस ऋण को पूर्ति अपने कर्तव्य को पूरा करने से की जा सकती है और इसके अतिरिक्त कर्म भी होते हैं जो मुख्य रूप से पुण्य जन्म से जुड़े हुए होते हैं। यानी हमारा जो होता है, ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो भी एक ऋण के रूप में है। कहते हैं अच्छे और सादा कर्म करके जो है ईश्वर के ऋण को चुकाया जा सकता है। और दूसरी बात जो जुड़ी होती है वो कर्म से जुड़ी हुई होती है, जिसमें आपको जो है पुण्य जन्म से जुड़ा हुआ होता है, जिसको आपको इसको बदलने की कोशिश करना होता है। कहते हैं ये सभी ऋण आदर्श रूप में अधिक पाए जाते हैं और व्यवहार में कम होते हैं। सिर्फ ये जो होते हैं आदर्श रूप में ही देखने को मिलेगा, किताब में ही देखने को मिलेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं बहुत सी बातें अच्छी जो है किताबों में ही पढ़ने में लगता है, लेकिन जब हम वास्तविक जीवन में देखते हैं तो हमें क्रोध आती है कि ऐसा क्यों नहीं है। तो इसका कारण ये है कि हम आज के समय में अपना स्वरूप बदलते चले जा रहे हैं। हम काम, क्रोध और लोभ और माया के चक्कर में इतने पड़ चुके हैं कि जो वास्तविक आधार है उसको हम भूल चुके हैं। अगर हम आज परंपराओं को देखें तो पता लगेगा कि आज भी ये परंपराएं देखने को मिलती है। इन परंपराओं को जो है कर्मकांड के रूप में किया जाता है। कहते हैं व्यवहार में इसका स्वरूप लचीला होता जा रहा है और ये कर्मकांड, ये संस्कार केवल हिंदुओं में ही नहीं अतुल अन्य समुदायों में भी देखा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत हिंदुओं के साथ साथ नए सभी समुदाय में भी देखने को मिलता है। वर्तमान में होली, दिवाली, दशहरा, ईद उल जुहा, गुड फ्राइडे और क्रिसमस और गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा
और त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए भी जाते हैं। इसकी तुलना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस से भी की जा सकती है। आधुनिक भारत में सब त्योहारें मनोरंजन के लिए ही मनाए जाते हैं, यानी उनसे इनको काफ़ी कहते हैं शिक्षा भी मिलती है और साथ में इनका अच्छा खासा मनोरंजन भी हो जाता है। कहते हैं भारत में सभी नृत्य, संगीत, चलचित्र, खेल कूद, दर्शन, खगोलशास्त्र इत्यादि भी पाए जाते हैं। भरतनाट्यम जो है कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी एटम्स, कथक और अनेक लोक नृत्य जैसे भांगड़ा, गरबा इत्यादि एक वैश्विक घटना के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। यानी ये जो है आज विश्व स्तर पर मनाए जाते हैं। आप देखोगे तो भांगड़ा या गरबा कई बड़े बड़े राष्ट्र में भी खेले जा रहे हैं, कई बड़े बड़े देशों में भी इसकी प्रथा प्रचलित है। पश्चिमी देशों में योग और अनुभवातीत चिंतन की बहुत बड़ी मान्यता भी है। इसलिए महर्षि योगी ने न्यूयॉर्क में पहला वैदिक शहर बनाया था। आयुर्वेद जो जीवन का विज्ञान है और जो वनस्पतियों के माध्यम से रोग का निदान भी करता है, उसने दूर दूर तक विश्व को प्रभावित किया और इस तरह अपनी भारतीयों को बनाए रखकर हम आधुनिक विश्व में आगे चल रहे हैं। हमारी आधुनिकता केवल पश्चिमी की नकल मात्र नहीं है, लेकिन स्थानीय परंपरा जैसे कि संवेगात्मक परिवार के बंधन, आध्यात्मिकता एवं वैज्ञानिक चिकित्सा और आधुनिकता के रुझान वाले जो है युक्ति युक्त दृष्टिकोण का मेल है। हमारे यहाँ से लगभग जो है 6 भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार लिया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वान में है रविन्द्रनाथ टैगोर, कहते हैं सर C.V. रमन, S. चंद्रशेखर, मदर टेरेसा एवं H.C. खुराना, अमृत सेन आदि। इन कपिलित भारतीयों के अतिरिक्त कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स या अन्य प्रकार जो है पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो इसका अर्थ है कि ये सारे जो है कहीं ना कहीं अपना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान विश्व स्तर पे जो है निभा रहे हैं और इसी वजह से इनका जो नाम है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे देश के गौरव को बढ़ाता है। अगला टॉपिक जो हमारा है दोस्तों वो है प्राकृतिक तथा अनेकता का विस्तार। कहते हैं भारत में प्रजाति, धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति का विविधता देखने को मिलता है। समाजशास्त्री कहते हैं कि भारत की एकता राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक है विविधता बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ भारत की सांस्कृतिक मुख्य धारा भी विद्यमान है। अनुन्नत भारत में जो है 4,635 समुदाय हैं। इन समुदायों में जो है 751 अनुसूचित जाति है और 461 अनुसूचित जनजाति है। बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों उत्तर प्रदेश में रहती है। ये अनुसूचित जातियां जो है नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा, पांडिचेरी में नहीं मिलती है। भारत के सभी राज्यों में बहुत बड़ी सीमा तक विविधता मिलती है। तो ये सारी विविधता ही है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की जानी पहचानी सभ्यता है और इस सभ्यता का एक भाग पाकिस्तान में भी है। हिंदू घाटी कहते हैं सिंधु घाटी में जहाँ बहुत बड़ी जो है भौगोलिक संस्कृति है, वहीं कई प्रकार की कलाएँ एवं कारीगरी भी देखने को मिलता है। इस सभ्यता में जो है योजनाबद्ध बसे हुए शहर थे और अपने निकास की व्यवस्था भी कर रखे थे। बंदरगाह से जुड़े हुए शहर, कृषि और धार्मिक संगठन की व्यवस्था भी थी। इस सभ्यता की लिपि भी है जिसके जो है समझना संभव नहीं हुआ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इसका जो है फैलाव सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान के अंतर्गत भी आता है। और कहते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे सारे बहुत सी योजनाएं और वस्तु मिली जो हमें आश्चर्यचकित करने के लिए काफ़ी थी और इससे हमने ये भी जाना कि ये संस्कृति जो थी हमसे अधिक विकसित थी। और कहा जाता है ये भी कि यहाँ की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो उस लिपि को किस रूप में लिखा गया था, क्या उसका आधार था, ये हमारे साइंटिस्टों के लिए जानना भी आज मुश्किल पड़ रहा है। तो कह सकते हो कि ये जो थी सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी और काफ़ी इनका विस्तार हो चुका था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धर्म। कहते हैं भारत में धार्मिक विविधता भी देखने को मिलता है। यहाँ 8 बहुत बड़े धार्मिक समुदाय हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हिंदू बहुसंख्यक है, यानी 83% अगर देखा जाए तो हिंदू की जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसके बाद मुसलमान का जो है 11.8% और ईसाई का 2.6%, सिख जो है 2% है, बौद्ध जो है 0.7% और जैन जो है 0.4% और फारसी जो है 0.3% और यहूदी जो है 0.1%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसे हिंदू बहुसंख्यक देश कहा जाता है। इस 8 धार्मिक समुदाय के अतिरिक्त कुछ आदिवासी समुदाय
को अपने स्वयं के धर्म भी है, इसके अपने देवी देवता और कर्म कांड भी है। 8 बड़े धर्मों के अतिरिक्त हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आदिवासी धर्म, यहाँ इस्लाम, ईसाई, फारसी और यहूदी भारत में बाहर से आए थे। यानी इस्लाम, ईसाई, फारसी और यहूदी भारत में बाहर से आए थे। सभी 8 धर्म आगे चलकर विभिन्न समुदाय में बढ़ जाते हैं। हिंदू कई प्रकार के देवी देवताओं को पूजते हैं। यदि मोटे तौर पे कहा जाए तो कहते हैं मोटे रूप में जो उपासना करने वाले भक्त वैष्णव, शैव शक्त और काली दुर्गा आदि हैं। इसके अतिरिक्त गुरु संत जैसे कि शिवानंद, कहते हैं चित्तमान्यन, आनंदमाई आदि भी पूजे जाते हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि भी हिंदू धर्म के भाग ही हैं। इस जो बात है, हिंदू धर्म एक ऐसा विशाल कैनवास है जिसमें सभी प्रकार के भक्त हैं। यानी देखा जाए तो भारत जो है विभिन्नताओं भरा देश है, जहाँ पर कई धर्म जो है निवास करती है और इसमें जो है कहते हैं अनेकता में भी एकता होने की सबूत भी दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कुछ धर्म जो है बेशकली बाहर से आए हैं लेकिन अब हमारे देश के मुख्य पार्ट बन गए हैं, तो ये भी भारत के ही नागरिक कहलाएंगे और ये इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारत की एकता बनाए रखने में इनका योगदान बहुत सराहनीय होगा। कहते हैं मुसलमान 2 बड़े समूह में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। इन 2 समूहों में सुन्नी बहुसंख्यक है। ईसाई 2 बड़े भागों में बटे हुए हैं, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। दूसरी ओर बौद्ध में भी 2 भाग हैं, महायान और हीनयान। इस दोनों के अंतर विचार्य है। जैन धर्म के भी 2 भाग हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन और बुद्ध धर्म जो है ब्राह्मणों के प्रभुता और जाति व्यवस्था के खिलाफ है। फारसी और यहूदी धर्म को मानने वाले छोटे समुदाय हैं। कहते हैं फारसी अधिकांश महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी मिलते हैं। इन धर्मावलंबियों ने देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। उदाहरण के लिए जमशेद की जो है नासेरम्बान जी टाटा, ये टाटा और गोदरेज कंपनियों के स्थापक भी थे। यहूदी विश्व के कहते हैं विशेष करके महाराष्ट्र एवं केरल में मिलते हैं। सिख जो है धर्मावलंबी पंजाब में मिलते हैं। विभाजन के बाद सिख का जो है फैलाव सारे देश में हो गया। इसके गुरुद्वारा और लंगर सबको जो है मुफ्त में भोजन की उदार परंपरा संपूर्ण भारत की विशेषता हो गई है। गुरुद्वारा संपूर्ण भारत के कस्बे, शहरों और बड़े गांव में आज देखने को मिल सकता है। तो इससे साफ साबित यहाँ पर होता है कि बड़े बड़े यहाँ पर दिग्गजों ने यहाँ पर रह के अपना जीवन यापन किया है और कई तरह के जो कार्य जो विश्वव्यापी है भी किया है। कहते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो धर्म कहते हैं एक रूप में नहीं बटे हुए हैं, 2 रूप में जो है आज धर्म भी बट गया है। कोई इसको पॉजिटिव समझता है तो कोई इसको नेगेटिव समझता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि धर्म तो हमें कहते हैं बांट रहा है, लेकिन हम एक ही देश के नागरिक हैं, ठीक है। क्योंकि धर्म देखिए जब बट सकता है लेकिन हमारा मन नहीं बटना चाहिए, क्योंकि हम भारत के ही नागरिक हैं और सदैव भारत के ही नागरिक ही कहलाएंगे। कहते हैं आज आप धर्म बेशकली बदल सकते हो, क्योंकि एक ही धर्म में कई धर्म को मानने वाले लोग यहाँ मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि दिगंबर, श्वेतांबर, ठीक है, सुआ, सुनी, तो कई तरह के धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको यहाँ पर बहुत से जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर जो दर्शा रहा है कि हम लोग अनेकता में भी हमारा एकता को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके पश्चात है भाषा। कहते हैं भारत में भाषाई विभिन्नता भी पाई जाती है। यहाँ कई भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। देखा जाए तो इस देश में जो है 544 भाषा थी, जबकि अधिकांश की लिपियाँ नहीं थी। हाल में भारत में 4 भाषा परिवार है। अंडोमान की भाषा, ऑस्ट्रेलिया एस्ट्रिक, द्रविड़, इंडो आर्यन और तिब्बत वर्मन। संस्कृति भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे प्राचीन भाषा में से एक था। संस्कृति ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है। लगभग सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में जहाँ तहाँ संस्कृति के शब्द भी मिलते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूचित में जो है 19 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं हैं असमी, बंगाल, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृति, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये भाषाएं राजकीय भाषाएं हैं जो अपने क्षेत्र में राज्य कार्य के लिए संलग्न होते हैं। ये सारे 19 भाषाएं जो है अपने क्षेत्र के लिए कहते हैं काम काज की भाषा भी बन गई है। यानी देखा जाए तो ये सब भाषा राजकीय भाषा होती है। यानी इन भाषाओं को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त होती है। कहते हैं वर्तमान में राज्य के कार्यकाल के कामकाज में जो त्रिभाषीय फॉर्मूला काम में लिया जाता है वो भाषा है हिंदू, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा। ये तीनों भाषाओं का जो है सदैव प्रयोग किया जाता है। इन सभी भाषाओं में हिंदी को जो है 48% लोग
बोलने वाले हैं। और इसके बाद बोली जाने वाली भाषा में जो है बंगला, तेलुगु, मराठी, प्रत्येक भाषा को बोलने वाले 8% लोग ही मिल रहे हैं। तमिल में और उर्दू जो है 8%, गुजराती 5%, मलयालम, कन्नड़ा, उड़ीसा जो है 4%, पंजाबी को 3% मिला है हुआ है, और अन्य जो है भाषा में असम तथा कश्मीरी प्रत्येक के 1-1% प्राप्त है। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो 48% जो है हम जो है हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी देश ही कहलाने के लिए अग्रसर है। लेकिन फिर भी कहते हैं भाषा जो मर्जी हो, भाषा तो हमें एक दूसरे के विचारों को अवगत कराने के लिए, समझने के लिए होता है। भाषा तो एक साधन है। कहते हैं इसमें जो है अनेकता और एकता की बातें नहीं रखनी चाहिए। भाषा जो भी आपको आता है वो भाषा भाषा ही होता है, लेकिन आपका सबसे पहला दायित्व यही होता है कि हम एक राष्ट्र के व्यक्ति हैं, हमें राष्ट्र को लेकर चलना है, न कि भाषा को लेकर चलना है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जाति। कहते हैं जाति व्यवस्था भारत में जो है बेजोर है। मूल रूप से यह हिंदुओं में पाई जाती है और इसका आरंभ वर्ण व्यवस्था यानी वैदिक युग लगभग जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक देखा गया है। हिंदुओं में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये वर्ण मोटे रूप से जो है व्यवसाय के चारों क्षेत्रों से जुड़े होते थे, जो पवित्र और अपवित्र में बटे हुए थे। पवित्र अपवित्र की यह अवधारणा व्यवसाय, भोजन की आदतें, पहनावा और भाषा से जुड़े हुए थे। बाद के अध्ययनों में इसका हम विस्तृत उल्लेख करेंगे। वैदिक काल में सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं था। बाद में वैदिक युग में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व ये अस्तित्व में आई तथा बाद में व्यवसाय को विभिन्न जातियों को विभिन्न पाई गई। कहते हैं अगर देखा जाए तो ब्राह्मण जो होता था मुख्य को कहते थे, जहाँ पर ब्राह्मण जो होता था हर तरह के जो है यज्ञ कार्य करवाते थे, मंत्रोच्चारण करते थे। क्षत्रियों का काम था देश की रक्षा करना, इसलिए इनको बाजू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो है वैश्य है उसको किसानों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, क्योंकि किसान जो है पेट के लिए अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए हर तरह संभव कोशिश करता है। और क्षुद्र जो होती थी इन तीनों की सेवाओं के लिए बनाया गया था, जिसको हम पैर के रूप में लेते हैं। यानी वैश्य को देखा जाए तो पेट के रूप में लेते हैं और क्षुद्र को हम जैसे कि जूते होते हैं उनके रूप में लेते हैं। उस समय इन रूपों में बदला हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर इसका कोई मोल और वैल्यू नहीं है। आज कहते हैं कार्य जो होता है वर्ण पे आधारित नहीं है, कार्य जो है कुशलता के ऊपर आधारित है, पढ़ाई लिखाई पे आधारित है, सोच विचार पे आधारित है। इसलिए वर्ण व्यवस्था आज के युग में खत्म हो गई है। कहते हैं यह अस्तित्व में आया था बाद के व्यवसायों के विभिन्न जातियों की विभिन्नता भी पाई गई। आज लगभग 3500 जातियां हैं, जिनमें से 751 अनुसूचित जाति का ही माना गया है। जाति व्यवस्था ने आर्थिक सहयोग को एक सहयोगी व्यवस्था को जन्म दे दिया है। कहते हैं जयमानी व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था को बनाया है। इसका मतलब हुआ वस्तुओं तथा सेवाओं का विभिन्न जातियों में आदान प्रदान। यह व्यवस्था यजमान व्यवस्था का एक स्वरूप है। संरक्षक को कहे यजमान मानते हैं और एक जो है भूस्वामी हो सकता है। सेवा करने वाले कहते हैं कमीन कहलाते थे, यानी सेवा करने वालों को कमीन कहलाता था। कमीन यजमान को अपनी सेवा देता था। सेवाओं में जो है खाद्य सामग्री, निवास स्थान था और मुफ्त भोजन, कोर्ट कचहरी में सहायता, कुल मिलाकर जाति व्यवस्था यजमान व कमीन्स व्यवस्था कहलाती थी। यानी देखा जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3500 से अधिक जो है जातियाँ मिलती है और इसमें से देखा जाए 751 जो है अनुसूचित जनजाति है। फिर भी जो है यहाँ पर आदान प्रदान चलती रहती है। यहाँ पर देखा जाए तो यजमान प्रथाएँ भी है, जहाँ पर जो है वस्तुओं का जो दिया जाता है। तो कहा जाए तो ये कई मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है।